सो वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम अपनी डाविंची रिजॉल्व सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मीडिया टैब की बात की है, जहाँ पे हम डेटा को इंपोर्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन आज से हम एक नए टैब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कट टैब। तो डाविंची रिजॉल्व के मेकर्स ने मीडिया की कटिंग और उसकी सिलेक्शन करने के लिए एक बिल्कुल से अलग टैब डिज़ाइन किया है जिसका नाम है कट टैब। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती थी क्योंकि हम लोग प्रीमियर में एडिटिंग करते हुए आ रहे हैं और हमें वो एडिटिंग वाले टैब में ही कटिंग और सिलेक्शन करने की आदत है। तो हमें लगता था कि यार कटिंग और सिलेक्शन के लिए एक अलग से टैब क्यों बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि कट टैब सच में कितना इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर फीचर्स हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेक्शन होता क्या है, सिलेक्शन करना बोलते किसको हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एडिटिंग वर्कफ्लो में। देखो, एज ए एडिटर किसी भी प्रोजेक्ट का डेटा जब आपके पास शूट होने के बाद आएगा तो रॉ डेटा बहुत ही ज़्यादा रफ होता है। फॉर एग्जांपल कोई वेडिंग का डेटा ले लो, 500 से 800 जीबी का डेटा एवरेज वेडिंग का होता है। अब उस रॉ डेटा में से बहुत सारी चीज़ें निकलनी है, फुल वीडियो भी निकलनी है, सिनेमैटिक ट्रेलर भी निकलना है, रील्स भी निकलनी है, और अगर कोई क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो वो भी उसमें से हमें उसको प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। या कोई सॉन्ग या कोई शॉर्ट फिल्म का शूट है तो उसमें बहुत सारे रीटेक्स भी होंगे, कभी कभी टेक्निकली मिस्टेक्स होंगी, कभी कभी एस्थेटिकली मिस्टेक्स होंगी। टेक्निकली जैसे कि मान लो शूट करते करते कैमरा पे हाथ लग गया या कैमरा पे शेक आ गया या उतना स्टेबल गिम्बल नहीं चला। और एस्थेटिकली फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट वो फील नहीं ला पा रहा था तो आपने उससे रीटेक करवाया किसी एक चीज़ के, आपके पास लेट से 50 रीटेक हैं। तो सिलेक्शन करते टाइम आपका एज ए एडिटर यही काम होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिप्स को छांटना और उसमें से भी बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्शंस को अलग करके रखना। ये बेसिकली रॉ मटेरियल या रॉ डेटा की क्लीनिंग आप बोल सकते हो। तो सिलेक्शन का यही मतलब है कि रॉ डेटा में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्स को साइड करना और उन टेक्स में से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्शंस या मोमेंट्स को साइड करना। अपना सॉन्ग या म्यूज़िक चूज़ करने के बाद एक अच्छा या एक्सपीरियंस्ड एडिटर जब सिलेक्शन करने बैठता है तो उस टाइम उसके दिमाग में पूरे प्रोजेक्ट की एक पिक्चर बन जाती है और बहुत सारी चीज़ें वो उसी टाइम डिसाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल ब्राइड का कोई बहुत ही अच्छा इमोशनल मूवमेंट है तो उसको लगता है अच्छा इससे मैं ओपनिंग कर सकता हूँ, या किसी सॉन्ग की लाइन के ऊपर ये मोमेंट बहुत अच्छा जा रहा है, जब मैं सिनेमैटिक हाईलाइट बनाऊँगा वहाँ पे ये ऐसे यूज़ हो सकता है। तो बहुत सारी प्रिपरेशन और माइंड आपका चलने लग जाता है जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हो। और सिलेक्शन करते टाइम एक और फ़ायदा होता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट का डेटा स्टार्टिंग से एंड तक आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है। तो आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि मेरे पास किस किस तरह का कैसा कैसा डेटा है, कितने वैरायटी ऑफ कैमराज हैं, ड्रोन वगैरह या और किसी चीज़ से भी अगर शूट किया हुआ है। और काइंड ऑफ एक सिलेक्शन के टाइम ही आप एक स्टोरी फॉर्म करने लग जाते हो, आप अपने जो फाइनल आउटपुट आपने प्रोड्यूस करना है उसके बारे में। तो सिलेक्शन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सिलेक्शन करते टाइम एडिटर फ्रस्ट्रेट होता ही होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी ड्रेनिंग और बोरिंग प्रोसेस है। सोचो मैं आपको 500-700 जीबी की क्लिप्स दे दूँ और उसमें से सिर्फ आपको वो बैठ के देखनी है और फास्ट फॉरवर्ड करके भी नहीं, आपको उसको कंप्लीट ही देखना पड़ेगा ताकि जब कोई सच में कोई अच्छा मूवमेंट आए तो आपसे वो मिस ना हो जाए। बड़े प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करने में 1 से ज़्यादा दिन का टाइम भी लग जाता है और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको वेडिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करने में 1 हफ्ता तक भी लग सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप सिलेक्शन के टाइम जितना पेशेंस रखोगे, जितनी ध्यान और बारीकी से आप सिलेक्शन करोगे, आपका फाइनल आउटपुट उतना ही अच्छा निकलेगा। अगर आपने सिलेक्शन ढंग से करी है तो कोई भी आपका मूवमेंट मिस नहीं होएगा। डिफरेंट वर्जन्स बनाने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे प्रोजेक्ट की पिक्चर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होएगी और जो भी आप फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसकी क्वालिटी एकदम A1 निकलेगी। मैंने देखा है बहुत सारे बिगिनर एडिटर्स सीधा डेटा को ओपन करते हैं और उसमें से क्लिप्स देख देख के सीधा सॉन्ग पे उसको लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये अप्रोच सही नहीं है। पहले पूरे प्रोजेक्ट के डेटा को सिर्फ देखो और उसमें से छंटाई करो, बाद में उसको बनाना शुरू करो अपने सॉन्ग या म्यूज़िक पे। तो चलो वापिस अब हम कट टैब की बात करते हैं। तो एक एडिटर जिस तरह से सिलेक्शन करता है, डाविंची रिजॉल्व के मेकर्स ने उसको ध्यान से स्टडी किया और उन्होंने देखा कि सिलेक्शन करते टाइम पूरी टाइमलाइन को बार बार जूम इन और जूम आउट करना पड़ता है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाविंची रिजॉल्व के मेकर्स ने ये कट टैब को डिज़ाइन किया है। तो आज हम कट टैब को डिटेल में जानेंगे। तो नीचे मीडिया टैब के जस्ट नेक्स्ट में ये कट टैब है, इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट में ये मीडिया पूल है। ये वही मीडिया पूल है जो हमारे मीडिया टैब के अंदर था, जिसमें हमने अपना सारा डेटा इंपोर्ट किया था। तो मीडिया पूल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक पाथ दिखाई दे रहा होगा, मास्टर और फिर मॉलडीव्स प्रॉक्सीज़, क्योंकि ये मॉलडीव्स प्रॉक्सीज़ वाला फोल्डर है। और ज़्यादा अगर आपका कॉम्प्लेक्स फोल्डर स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे आपको वो सारा पाथ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इस पाथ में कहीं पे भी टू एंड फ्रो क्लिक करके नेविगेट कर सकते हो। तो इस फोल्डर को ओपन करते हैं और किसी भी क्लिप पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में हमारे प्रीव्यू विंडो में वो लोड हो जाती है। तो यहाँ पे प्रीमियर से थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे प्रीव्यू विंडो एक ही है, चाहे आपने अपने डेटा को व्यू करना है तो भी यही विंडो चलेगी, और आपने जब अपनी टाइमलाइन को प्रीव्यू करना है तो भी यही विंडो चलेगी। प्रीमियर में थोड़ा अलग होता था, रॉ क्लिप्स को देखने के लिए अलग से सोर्स विंडो होती थी और टाइमलाइन को व्यू करने के लिए प्रोग्राम विंडो होती थी। अगर आपको प्रीमियर नहीं आता और आप बिल्कुल बिगिनर हो तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे प्रीव्यू में थोड़ा सा इसको साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो पिक्चर के जस्ट नीचे आप देख रहे हो एक टाइमलाइन सी बनी आ रही है। ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि मेरी फुटेज में अभी कोई भी ऑडियो नहीं है। तो कोई हम फुटेज ले लेते हैं जिसमें साथ में ऑडियो भी हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स इंपोर्ट कर ली हैं जिसमें साथ में ऑडियो भी है। तो इसको डबल क्लिक करके मैं लोड करता हूँ और आप देख रहे हो कि पिक्चर के नीचे ये एक टाइमलाइन बनी आ रही है जिसमें कि हमें ऑडियो का वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो अभी स्क्रबिंग करते टाइम हमें साउंड क्लिप की सुनाई दे रही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्क्रबिंग करते टाइम, सिलेक्शन करते टाइम हमें क्लिप की साउंड ना सुने तो राइट साइड में आप देख सकते हो एक ऑडियो मीटर आ रहा है, उसके ऊपर ये स्पीकर का आइकन है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो है म्यूट हो जाएगा और आपको क्लिप की ऑडियो सुनाई नहीं देगी। अच्छा, अभी तक मैंने टाइमलाइन शब्द बहुत बार यूज़ किया है, लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि टाइमलाइन होता क्या है। तो टाइमलाइन को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो आपकी जितनी भी क्लिप्स हैं उनकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ उनका रेजोल्यूशन होता है, कुछ उनकी फ्रेम्स पर सेकंड होती है ना। तो आप ये समझो कि जो आप वीडियो बना रहे हो, जो आउटपुट होके निकलेगी उसकी भी तो कुछ सेटिंग्स होंगी, उसका भी कुछ रेजोल्यूशन होगा, उसके भी कुछ फ्रेम पर सेकंड होंगे। तो टाइमलाइन को आप एज एक एम्प्टी वीडियो देख सकते हो। वो एक एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर आप अपने रॉ डेटा में से छोटी छोटी फाइल्स या क्लिप्स चूज़ करके टाइमलाइन में रखोगे और वही टाइमलाइन एट द एंड एक फाइनल वीडियो निकल के बनेगी। और इस एम्प्टी वीडियो की क्या सेटिंग्स होंगी, क्या रेजोल्यूशन होगा, क्या फ्रेम्स पर सेकंड रहेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। तो कट टैब के अंदर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपका मीडिया पूल है जिसके अंदर आपकी सारी क्लिप्स हैं। तो आप बारी बारी से एक एक क्लिप को डबल क्लिक करके और यहाँ पे व्यू कर सकते हो। प्रीव्यू में वो लोड हो जाएगी, डबल क्लिक करते ही उसको व्यू कर सकते हो और आप अपनी क्लिप्स को देख सकते हो। यहाँ पे एक रेड कलर का कर्सर आ रहा है जिसको आगे पीछे करने से मैं क्लिप की ड्यूरेशन में आगे पीछे मूव कर सकता हूँ और स्पेस बार से आपका प्ले एंड पॉज हो जाएगा। अब क्लिप्स को देखते देखते आपको लग रहा है कि यार कोई क्लिप अच्छी है, मैं उसको एडिट करना स्टार्ट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यही क्लिप ले लेते हैं हमारे जो जस्ट सामने लोड हुई हुई है। तो इसको अगर मैं यहाँ से पिक्चर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा तो ये क्लिप नीचे मेरी टाइमलाइन में आ गई है। जस्ट अभी हुआ क्या है उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसे ही हमने कोई भी क्लिप को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया एम्प्टी एरिया पे, तो डाविंची रिजॉल्व ने अपने आप से एक टाइमलाइन क्रिएट कर दी और उसमें हमारी क्लिप को रख दिया। अब ये नीचे जो व्यू आ रहा है आपको इस पे फोकस करना है और यही जो व्यू है ये इस कट टैब की ब्यूटी है। तो ऊपर आप देख रहे हो फुल टाइमलाइन व्यू आ रहा है और नीचे उसी फुल टाइमलाइन का जूम्ड इन व्यू आ रहा है। अगर आप स्पेस प्रेस करोगे तो आप देखोगे ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों टाइमलाइंस चल रही हैं। ऊपर में भी एक कर्सर आ रहा है जो मूव कर रहा है यहाँ पे छोटा सा, और नीचे इसी का जो जूम्ड इन व्यू आ रहा है नीचे वो प्ले हो रहा है। तो इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक क्लिप को अपनी टाइमलाइन के अंदर रख लिया है। तो अगर आपको कोई और क्लिप अच्छी लगती है, आपको लगता है आपको अपनी टाइमलाइन में रखनी है, तो आप यहाँ से दोबारा से पिक्चर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे नेक्स्ट टू आपकी प्रीवियस क्लिप प्लेस कर सकते हो। आप ऊपर वाली टाइमलाइन में या नीचे वाली में किसी में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दोनों सेम ही टाइमलाइन है बट विद टू डिफरेंट व्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी क्लिप भी टाइमलाइन में आ चुकी है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लिप्स को देख रहे हो, वो ऐसे प्ले हो रही हैं और आपको कोई पोर्शन अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि मुझे पूरी क्लिप अपनी टाइमलाइन में नहीं रखनी है बट उसका एक पार्ट मुझे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जहाँ पे भी कर्सर है आप कीबोर्ड पे आई प्रेस करो, वहाँ पे डाविंची एक इन पॉइंट लगा देगा। अब आपकी क्लिप यहाँ से स्टार्ट होएगी, आप क्लिप को प्ले करो, आप क्लिप को देखते रहो और जितना भी पोर्शन आपको चाहिए वहाँ पे आप ओ प्रेस कर दो। ओ का मतलब है आउट। तो यहाँ पे हमने पूरी क्लिप को लेने के बजाय उसमें इन और आउट पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब क्या होगा, जब हम इस क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी टाइमलाइन में तो सिर्फ उतना ही पोर्शन जितना हमने सिलेक्ट किया है हमारी टाइमलाइन के अंदर आएगा, पूरी क्लिप नहीं आएगी। तो यहाँ पे इन एंड आउट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं डाविंची का एक बहुत ही मज़ेदार फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि जब हमने ये इन एंड आउट पॉइंट सिलेक्ट किए हैं क्लिप पे, तो यहाँ पे ये दो हैंडल्स आने लग गए हैं। किसी एक हैंडल पे मैं क्लिक करके उसको ड्रैग करता हूँ और आप देखते हो कि जहाँ पे हमारी ऑडियो वेव फॉर्म आ रही थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जूम्ड इन व्यू आने लग गया है हमारी ऑडियो वेव फॉर्म का। और यहाँ पे हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट अपना इन पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज कटिंग में हमारे काम आता है। सिमिलरली फॉर द आउट पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि कोई क्लैप है, कोई स्नैप है ना, या वेव फॉर्म में कुछ भी हमें दिख रहा है जहाँ पे हमें बिल्कुल प्रिसाइजली कट करना है, तो वहाँ पे ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हमारे को हो सकता है। तो इस टाइमलाइन के बिल्कुल लेफ़्ट में ये दो हैंडल्स और हैं, आप इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है अपने इन एंड आउट पॉइंट्स को मूव कर सकते हो मैनुअली। ये राइट साइड में आपका आउट पॉइंट, यहाँ से भी आप इनको मूव कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको माउस से बस इस पर क्लिक करके रखना है और राइट और लेफ़्ट ड्रैग करना है। तो सिंगल क्लिप की बात हमने कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, टाइमलाइन में जितनी भी क्लिप्स हैं उनको कमांड ए से सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे प्रोजेक्ट में जितनी भी क्लिप्स हैं उन सब को मैं कमांड ए से सिलेक्ट ऑल करके मीडिया पूल से अपनी टाइमलाइन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो टाइमलाइन का व्यू है वहाँ पे हमें हमारी सारी क्लिप्स दिखाई दे रही हैं और आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सारी क्लिप्स हैं। जो ऊपर वाला व्यू है वो हमेशा आपकी कंप्लीट टाइमलाइन को दिखाएगा, वो आपकी कंप्लीट टाइमलाइन का व्यू है, जिससे कि आपको पूरी टाइमलाइन का एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है और आपको दिख जाता है कि इसमें कितनी क्लिप्स हैं और किस हिसाब से वो अरेंज्ड हैं। अब इस ऊपर वाले व्यू का फ़ायदा ये है कि आपको नेविगेट करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल वन क्लिक में आपको क्लिप के टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जाना है या एंडिंग में जाना है, तो आप कहीं पे भी ऐसे क्लिक करके 1 सेकंड में वहाँ पहुँच सकते हो। देख रहे हो कि पूरी टाइमलाइन में नेविगेट करना कितना ज़्यादा इजी है। हम एक ही क्लिप में टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, एंडिंग में जा सकते हैं या किसी भी पोर्शन में पहुँच सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल दिखाता हूँ। अगर यही सेम काम आपको एडिट टैब में करना पड़े, हम एडिट टैब में चलते हैं, तो आप एडिट टैब में आपको ऑलरेडी एक जूम्ड इन व्यू मिलता है, या जिस भी क्लिप पे आप काम कर रहे होते हो वहाँ पे थोड़ा जूम्ड इन ही रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस 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 करके जूम आउट करोगे पूरी टाइमलाइन में, फिर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, मतलब कि स्क्रॉल करोगे, फिर आप टाइमलाइन के एंड में पहुँचोगे, फिर दोबारा से आप जूम इन करोगे। तो इसी जूम इन और जूम आउट से बचने के लिए कट टैब में हमें ये दो टाइमलाइन वाला व्यू एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके दिया गया है। तो पिछले प्रोजेक्ट का डेटा थोड़ा सा हैवी था, तो यहाँ पे मैंने डेटा चेंज कर लिया है, किसी और प्रोजेक्ट का डेटा इंपोर्ट कर लिया है आपको दिखाने के लिए। तो खाली नेविगेटिंग की बात नहीं है, अगर आपको अपनी क्लिप्स को रीअरेंज करना हो तो वो भी यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ईजी है। रीअरेंज जैसे कि कोई क्लिप स्टार्टिंग में पड़ी है उसको आपको एंडिंग में लेके जाना हो, या फिर कोई क्लिप एंडिंग में पड़ी है उसको आपको स्टार्टिंग में लेके आना हो, तो इस तरह से फ्री हैंड अपनी क्लिप्स को मूव करना अपनी टाइमलाइन में भी इस व्यू में बहुत ज़्यादा इजी है। मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे ये वाली क्लिप है जो कि मुझे अच्छी लग रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्टार्टिंग में लेके जाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्लिप को सीधा यहाँ से ड्रैग करूँगा और जहाँ पे भी मुझे इसको लेके जाना है वहाँ पे जाके इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो ये क्लिप सक्सेसफुली मैंने पीछे से मैं इसको आगे ले आया। और यही सेम काम अगर आपको एडिट टैब में करना होता तो यहाँ पे हम एडिट टैब में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक गैप क्रिएट करना होता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अगर आपको एडिट टैब में मैं जो भी कर रहा हूँ कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो जस्ट मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कट टैब में चीज़ों को मूव करना कितना ज़्यादा ईजी है। तो एडिट टैब में अगर आपको ये सेम चीज़ करनी होती तो सबसे पहले आपको जूम आउट करना पड़ेगा,
ठीक है। फिर आप वाई प्रेस करोगे। वाई प्रेस करने से क्या होता है कि आपका जो भी कर्सर है उसके राइट साइड में सारी क्लिप्स सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, मतलब कि पीछे मूव करोगे, तो इससे यहाँ पे आपका एक गैप क्रिएट हो जाएगा। फिर कोई भी क्लिप अगर आपको आगे लेके आनी है उसको आप उठा के ऐसे आगे लेके आओगे, फिर दोबारा आप जूम इन करोगे और यहाँ पे आप अपने गैप्स को फिर से रिमूव करोगे। तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार हमें जूम इन और जूम आउट करना पड़ रहा है, गैप क्रिएट करना पड़ रहा है, और फिर क्लिप्स को मूव करने के बाद उस गैप को डिलीट करना पड़ रहा है। तो कट टैब में करना इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाली टाइमलाइन में इतनी ज़्यादा क्लिप्स हैं, अब बड़ी जो क्लिप है जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है उस पर तो हम ऐसे फटाफट उसको क्लिक करके यूँ मूव कर लेंगे और कहीं पे भी शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन जो छोटी क्लिप्स हैं उनका क्या होगा, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कोई एरिया देखते हैं जहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ये वाला, ठीक है। अब ऊपर वाली व्यू में तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, इतनी छोटी छोटी क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि आप नीचे वाली टाइमलाइन में से भी ऊपर वाली टाइमलाइन में उठा के क्लिप्स को रख सकते हो। और एक्चुअल में नीचे और ऊपर वाली की बात ही नहीं है, दोनों सेम ही टाइमलाइन है, दोनों एक ही टाइमलाइन है, बस उसके 2 डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये नीचे से मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ऊपर मैं इसको कहीं पे भी ड्रॉप कर दूँगा। म्यूट कर देता हूँ ताकि स्क्रबिंग करते टाइम आवाज़ ना आए। तो ये थोड़ी सी ऊपर प्लेस हो गई है, दोबारा से हम इसको, हाँ, 2 कट्स के बीच में मैंने इसको प्लेस कर दिया है। तो बेसिकली आप नीचे वाली टाइमलाइन में से भी क्लिप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर वाली टाइमलाइन में कर सकते हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आपको नीचे वाली टाइमलाइन में दिख रहा होगा कि जो हमारा कर्सर है, जो हमारा प्ले हेड है, वो फिक्स्ड है, और जैसे ही हम प्ले करते हैं तो नीचे की क्लिप्स मूव हो रही हैं। ये स्टाइल कईयों को पसंद हो सकता है ना आए, कई लोगों को अच्छा लगता है कि क्लिप्स एज इट इज़ रहें और कर्सर उनके ऊपर चले। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ लेफ़्ट साइड में टाइमलाइन ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे फिक्स्ड प्ले हेड का ऑप्शन आ रहा है जो कि टिक किया हुआ है। अब इसको दोबारा टिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका प्ले हेड है, जो आपका कर्सर है, वो फ्रीली मूव होने लग जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको फिक्स्ड प्ले हेड पे ही रखता हूँ, इस तरह से थोड़ा मुझे ईजी लगता है। अब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जैसे ठीक लगे आप इसको चेंज कर सकते हो।